हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की सेशन में अब दो टॉपिक और बचे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। तो उस पर जाने से पहले सबसे पहले ये दो टॉपिक देख लेते हैं, ठीक। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे जो कि हमारा रह गया था, ठीक। ये हमारा समष्टीय समुच्चय, ठीक। तो ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा यूनिवर्सल सेट, या फिर इसको क्या कहते हैं ना, इसके दो नाम है, एक समष्टीय समुच्चय कहते हैं, या फिर इसको आप सार्वत्रिक समुच्चय भी कह सकते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट के नाम से बोला जाता है, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना, एक ऐसा सेट होता है, ठीक, और इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। एक ऐसा सेट जिसके अंतर्गत आपके सारे सेट आ जाए, ठीक, वो आपके यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं, ठीक है। मतलब अगर इसके परिभाषा की बात करें तो समष्टीय समुच्चय का एक ऐसा समुच्चय जो किसी विशेष संदर्भ के अंतर्गत आए सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय का मतलब सुपर सेट, ठीक है, सुपर सेट होता है। सुपर सेट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर का समुच्चय, ठीक। तो जितने भी आपके वॉवेल्स आते हैं अगर उसके हम समुच्चय की बात करें, ठीक है, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक। तो ये हमारे सभी स्वर हो गए, ठीक, इसका समुच्चय हमारा हो गया। तो अगर हम इसके यूनिवर्सल सेट की बात करें, ठीक, तो यूनिवर्सल सेट इसका क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा आपका कि सभी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो जितने भी आपके अंग्रेजी अल्फ़ाबेट होंगे, ठीक है, वो क्या होगा, वो इसके लिए, ठीक है, इसके लिए किसका काम करेगा, सुपर सेट का काम करेगा, ठीक। तो वो चीज़ यहाँ पे होती है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि जो किसी विशेष संदर्भ के अंतर्गत आए हुए सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है, सुपर सेट होता है। अर्थात उस विशेष संदर्भ में सभी समष्टीय समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं, ठीक। इसे कैपिटल यू, कैपिटल एस या ओमेगा, ठीक है, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये उसके ओमेगा पढ़ते हैं, ठीक, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो मतलब यू से, एस से और ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यू से ही इसको दिखाते हैं ना, कि यू का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। उदाहरण इसका क्या है, अब जैसे ये देखिएगा यहाँ पे, तो पहला जो एग्जाम्पल है हमारा, ए बराबर 1 2 3, ठीक है, बी बराबर 3 4 5 और सी बराबर 6 7 8, इसको आपको लिखना है, ठीक। ये पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक, 6 7 8। तब u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। मतलब कि देखिए ये जो आपका u का सेट दिया गया है, ठीक है, u का सेट है। तो अब यहाँ पे जितने भी सेट आपको दिए, मतलब सेट a, सेट b है ना, और सेट c, ये तीनों सेट जो आपको दिए हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो सेट a के जितने एलिमेंट हैं, सेट b के जितने एलिमेंट हैं और सेट c के जितने एलिमेंट हैं, सारे के सारे एलिमेंट आपको कहाँ पे मिलेंगे, u में देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि U एक कैसा काम करेगा, U एक सुपर सेट के तरीके से काम करेगा, ठीक। तो जहाँ पर जो सुपर सेट आपका बनता है, ठीक, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा समझ लीजिए यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। सेकंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2, तो इसमें देखो दिया है कि वास्तविक समुच्चयों आर का समुच्चय, ठीक, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर। अब आपको पता है कि जो आपके रियल नंबर होते हैं, ठीक, वास्तविक संख्या होती है, उसके अंतर्गत दुनिया के सारे नंबर आते हैं, ठीक। तो जितने भी नंबर आपके इसके अंतर्गत आएंगे, अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, ठीक, अगर हम बात करें होल नंबर की, अगर हम बात करें इंटीजर की, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें परमेय संख्याओं की, ठीक है, रेशनल नंबर की, जितने भी नंबर हैं सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपके आर के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आर होता है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर होता है, जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, वो किसकी तरीके से काम करेगा, एक यूनिवर्सल सेट के तरीके से कार्य करेगा, ठीक। तो वो चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल आर, ठीक, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल एन, पूर्णांक के समुच्चय जेड तथा परमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होता है, ठीक, क्योंकि इसके अंतर्गत सारे नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है, ये होता है आपका। फिर इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है, ठीक, थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो जितने भी आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अब वो क्या है, वो स्वरों के समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा, ठीक। क्योंकि अगर स्वर की बात करें तो स्वर आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक। तो ये किसकी तरीके से कार्य करेगा, है ना, जो आपका अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी हमारे अक्षर हैं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक। तो वो इसके लिए किसका काम करेगा, एक यूनिवर्सल सेट के तरीके से कार्य करेगा, ठीक। यूनिवर्सल सेट का अर्थ अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, कि एक ऐसा सेट जिसके अंतर्गत दिए गए समुच्चय के सारे अवयव आ जाए, ठीक, सारे एलिमेंट आ जाए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू के अंतर्गत आपके सेट ए, सेट बी और सेट सी के सारे एलिमेंट आपके आ गए, ठीक। तो ये चीज़ हमारा होता है ना। तो ये चीज़ हमारा हो गया, ठीक। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, नोट करके इसको समझ लीजिएगा, ठीक। तो पहला क्या है कि सार्वत्रिक समुच्चय उस विशेष संदर्भ में जिसमें उसे परिभाषित किया जाता है सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है, ठीक। वही जो ऊपर चीज़ लिखी है वही चीज़ है यहाँ पे, हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये वाला पॉइंट ज़रा ध्यान से देखिएगा कि सार्वत्रिक समुच्चय कभी भी यूनिक नहीं होता, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब कि एक से अधिक आपके सार्वत्रिक समुच्चय हो सकते हैं, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ,
ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे 2 पॉइंट आपके हो गए। अगला जो टॉपिक है ना, एक टॉपिक आपका और बचा है इंटरवल। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपको इंटरवल दिया गया है, इंटरवल मतलब अंतराल के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक, कि कैसे क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं और फिर इसके बाद इसका एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक, एक्सरसाइज 1.3 में इसका क्वेश्चन है। ठीक, तो उसमें हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले, तो हेडिंग डाल के आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, कि अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में। ठीक है, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। ठीक, तो ये क्या होता है, अब यहाँ पे देखो 2 बातें यहाँ पे हैं। पहला, एक यहाँ पे लिखा विवृत अंतराल, दूसरा यहाँ पे लिखा संवृत अंतराल। ठीक, जो आपका विवृत अंतराल है, ठीक, मतलब पहला वाला, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है, ये हमारा इंग्लिश में होता है ओपन इंटरवल। ठीक, तो ओपन इंटरवल इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में जरूर लिख लीजिएगा साइड में, इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल। ठीक, अब ओपन इंटरवल में देखिए, ओपन इंटरवल में जो ब्रैकेट यूज होता है, ठीक, वो हमारा छोटा वाला ब्रैकेट यूज होता है। ठीक, छोटा वाला ब्रैकेट हमारा ओपन इंटरवल में यूज होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि इसके अंतर्गत कोई 2 एलिमेंट लिखे हैं, ए कॉमा बी। ठीक, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे ओपन ए कॉमा बी। ठीक, इसको हम लोग पढ़ेंगे ओपन ए कॉमा बी। ठीक, दूसरा होता है हमारा समवृत अंतराल। समवृत को इंग्लिश में कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पे इंग्लिश में जब आप लिखेंगे तो ये चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होता। क्लोज्ड इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं कि ये बड़े ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक, तो बड़े ब्रैकेट के, तो मान लीजिए कि यहाँ पे बड़े ब्रैकेट ए कॉमा बी में कोई एलिमेंट लिखा है, तो इसका मतलब ये किस में लिखा है? ये आपका क्लोज्ड इंटरवल में आपका लिखा गया है। ठीक, अब इसका यूज़ क्या है? ठीक है, इसका यूज़ हम लोग क्यों मतलब कि ये पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक, इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ देखिएगा, सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है हमारे नंबर लाइन पे। ठीक, जैसे नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक आपका नंबर लाइन दिया गया होगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से ये आपका नंबर लाइन होता है। इधर की ओर होता है माइनस के इनफाइनाइट। ठीक, इधर आपकी माइनस वाली संख्याएं होती हैं और इधर आपके होते हैं प्लस का इनफाइनाइट, प्लस की संख्याएं होती हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका लिखा है ए कॉमा बी। ठीक, और ये ओपन इंटरवल में है, तो इसको आप नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपका ओपन इंटरवल होता है उसको दिखाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ए लिखेंगे। ठीक, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक, अब क्योंकि ये दिया गया नंबर, ठीक, ये जो दी गई संख्या ये किस में है? ओपन इंटरवल में है, मतलब ओपन ब्रैकेट में है। ठीक, यहाँ ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट कौन सा है? ओपन ब्रैकेट है आपका। तो ओपन ब्रैकेट में होने की वजह से यहाँ पर नंबर लाइन पे शो करने का तरीका क्या होगा? ये व्हाइट बॉल। ठीक, इसको हम लोग व्हाइट बॉल कहते हैं। ठीक, ये जो आपको छोटा सा सर्किल दिख रहा है, ठीक, ये एक्चुअली में थोड़ा और छोटा है। ठीक, तो ये जो हमारा छोटा सा सर्किल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट बॉल। ठीक, तो व्हाइट बॉल का मतलब क्या हुआ? व्हाइट बॉल का मतलब आपका ये हुआ कि जो भी हमारा नंबर दिया गया है, ठीक, ये जो हमारे दोनों नंबर दिए गए हैं ये किस में दिए गए हैं? ये आपके ओपन ए बी में दिए गए। ठीक, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में दिया गया है। ठीक, अगर मान लीजिए यही चीज़ हमें क्लोज इंटरवल में दिया होता, क्लोज इंटरवल में कैसे? ज़रा इसको ऐसे समझिएगा। ठीक है, कि ये हमारा इधर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, ये आपका माइनस का इनफाइनाइट और ये इधर प्लस का इनफाइनाइट। ठीक, अब फिर से यही 2 नंबर आपको मान लीजिए शो करना होता। ठीक, और नंबर आपको दिया होता कि क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में नंबर आपको दिया होता और इसको हमें नंबर लाइन पे दिखाना होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए है और यहाँ पर मान लीजिए आपका बी आता। तो इसको कैसे शो करते? इसको हम लोग शो करते ब्लैक बॉल से। ठीक, ब्लैक बॉल का मतलब कि यहाँ पे डार्क बॉल आप लोग ऐसे यूज़ करते। ठीक, यहाँ पर और यहाँ पर भी ये, तो जहाँ पर आपका डार्क बॉल आएगा, ठीक, जहाँ पर आपका डार्क बॉल आएगा तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि ये किसकी बात कर रहा है? ये हमारा क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्या है ना, ये चीज़ है हमारी डार्क बॉल। इसको हम लोग डार्क बॉल पढ़ेंगे। ठीक, डार्क बॉल, और जो ऊपर वाला है वो हमारा कौन सा है? वाइट बॉल है। ठीक है, तो अगर डार्क बॉल आपको देखने को मिली तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्लोज इंटरवल है और क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल में हम लोग यहाँ पे कौन सा बॉल यूज़ करते हैं? वाइट बॉल यूज़ करते हैं। ठीक, तो अब इन दोनों का अर्थ क्या हुआ है ना, इन दोनों का अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपका ओपन इंटरवल ए कॉमा बी दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि ए कॉमा बी हमारा यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पर ये चीज़ है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ओपन इंटरवल दिया गया है। ओपन इंटरवल में यहाँ पे हमने कौन सा बॉल यूज़ किया? वाइट बॉल यूज़ किया। तो इसका मतलब क्या है कि ए कॉमा बी को हम लोग शामिल नहीं करेंगे इसमें, मतलब ए कॉमा बी के अंतर्गत ये तो है लेकिन इसको शामिल नहीं किया जाएगा। कैसे? ज़रा देखिएगा ध्यान से। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक, कि मान लीजिए कि आपका कोई नंबर दिया होता, ठीक, और वो दिया होता इसमें ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, मतलब कि मान लीजिए कि आपको नंबर कुछ इस प्रकार से दिया होता 1,2। तो इसका मतलब क्या है कि नहीं 1,2 नहीं, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं 1,4। तो इसका मतलब क्या है कि हम 1 और 4 को शामिल नहीं करेंगे। ठीक, बाकी इसके बीच में जो भी नंबर आएगा उसको शामिल करेंगे। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। अगर इसी की जगह ये आपका ऐसे दिया होता
कि क्लोज्ड ब्रैकेट 1,4। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग 1 और 4 को भी शामिल कर सकते हैं और इसके बीच में जो नंबर होगा उसको भी शामिल करेंगे। ठीक, तो इन दोनों का अर्थ ये होता है। ठीक, तो अब ज़रा देखिएगा इस चीज़ को ध्यान से। ठीक, कि यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर इसको यूज़ करना है, तो अब यहाँ पर मैंने बताया कि ए और बी के बीच में जितने भी नंबर रहेंगे, ठीक, उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग शामिल कर सकते हैं, लेकिन ए और बी को शामिल नहीं कर सकते। ठीक, तो ये मान लीजिए आपका ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक, और जहाँ इसकी हम बात करें तो इसमें क्या है, इसमें ए और बी तो शामिल रहेगा ही और इसके बीच के भी सारे नंबर शामिल होंगे। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे समझाई गई है, ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक, लिखने का तरीका हमारा ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये ओपन ए कॉमा बी दिया है। ठीक, यहाँ पर क्या दिया है, ओपन ए कॉमा बी दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम लोग समुच्चय के रूप में लिखें, ठीक, ऐसे हम लोग सेट के रूप में लिखें, तो सेट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, सेट के रूप में यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और यहाँ पे ग्रेटर देन a और b के बीच में होगी। मतलब कि जो यहाँ पे x का मान होगा, ठीक है, जो यहाँ पे x का मान है वो a और b के बीच में है। ठीक है, x का मान a और b के बीच में है। तो अगर आपको ये वाला निशान दिया गया है, ठीक, ये वाला निशान दिया गया है, ये दोनों निशान, मतलब कि जब आपके नीचे इक्वल टू का निशान नहीं दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये चीज़ आप देख के तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है। यहाँ पे आपको ओपन इंटरवल लेके चलना है। ठीक है, और जिस दिन मान लीजिए कि ये चीज़ आपका कुछ ऐसे मिल गया, ठीक, इस प्रकार से मिल गया कि जो x की वैल्यू है, ठीक है, वो लेस देन और इक्वल टू ए और ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू बी, इसके बीच में है। तो जब भी आपको इक्वल टू देखने को मिले, ठीक है, यहाँ पे नीचे अगर इक्वल का निशान देखने के लिए मिले, तब आप समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा है, ये आपका ओ क्लोज्ड इंटरवल ए बी की बात की जा रही है। ठीक, क्योंकि इसमें हम लोग शामिल करते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का निशान आता है, और वहाँ पे हम लोग शामिल नहीं करते, इसलिए वहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं आता। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे समझ के रखना। तो जब ये वाली चीज़ आएगी, ठीक, ये ऐसा सीन देखने को मिलेगा, तब इसकी बात की जा रही होगी क्लोज्ड इंटरवल की, और जब आपको ऐसा सीन देखने को मिलेगा तब किसकी बात की जा रही होगी, ओपन ए कॉमा बी की बात की जा रही होगी। ठीक, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक, कैसे लिखना है यहाँ पे देखिएगा कि एक ऐसा अंतराल जो ए और बी के बीच में सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जबकि ए और बी इस समुच्चय में नहीं है ना, मतलब शामिल नहीं किया गया है ए और बी को। ठीक, तब क्या है, ये आपका विपरीत अंतराल है, मतलब कि ओपन इंटरवल है। ये यहाँ पे आपको व्हाइट बॉल दिया गया है। ठीक, ये आपका व्हाइट बॉल है, ये बात समझ में ही, और यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, दूसरा समवृत्त अंतराल, समवृत्त अंतराल का मतलब क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल x सच दैट x बिलोंग्स टू R और x का मान a और b के बीच में रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का निशान है। तो इक्वल टू के निशान में यहाँ पर ये कौन सा बॉल दिया गया, यहाँ पे आपका ब्लैक बॉल दिया गया। ठीक, ऐसा करके यहाँ पे आपको बनाना है। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहीं से दो चीज़ें और निकल कर आती हैं। दो चीज़ क्या निकल कर आती हैं, मान लीजिए कि एक संख्या आपको दी है a कॉमा बी, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है और यहाँ पे ओपन इंटरवल है। दूसरी संख्या आपको दिया है a कॉमा बी, ठीक है, a कॉमा इस तरीके से b, और यहाँ पे आपका ओपन है और यहाँ पे क्लोज्ड है। ठीक, तो ये देखिए, ये आपका आधा आधा मामला दिया गया। ठीक है, आधा आधा मामला क्या दिया गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको सबसे पहले लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे, ठीक है, कि x, अब देखो यहाँ पर b के सामने आपका, ठीक, b के बगल में क्या लगा है, क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है। तो क्लोज्ड ब्रैकेट के केस में इसको शामिल करेंगे, तो b को तो हमें शामिल करना पड़ेगा। ठीक, जबकि a के बगल में क्या है, a के बगल में ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट वाले को शामिल नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पे नीचे इक्वल टू का निशान नहीं लगेगा। ठीक, तो इस चीज़ को ऐसे दिखाया जा सकता है। इसको कैसे शो करोगे, ठीक, तो इसके लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है x। अब देखिए यहाँ पे b के बगल में क्या है, ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट में शामिल नहीं करते, तो यहाँ पे आ जाएगा ओपन ब्रैकेट b। और a के बगल में क्या है, a के बगल में हमारा क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट में शामिल कर सकते, तो यहाँ पे इक्वल टू निशान आ जाएगा। ठीक, तो मतलब कि इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को ऐसे और इस चीज़ को ऐसे शो किया जा सकता है। ठीक, अगर हम बात करें नंबर लाइन पे, इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे, तो नंबर लाइन पे दिखाने का तरीका क्या है, ये भी बहुत आसान है, इसको भी समझ लेना है यहाँ पे साइड में। तो अगर हम बात करें, ठीक है, नंबर लाइन पे दिखाने की बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका a है और यहाँ पे आपका क्या है, b है। ठीक, ये बात समझ में, a और b, यहाँ पर ये चीज़ हमने लिख ली। इसके बाद अब b पे यहाँ पे कौन सा निशान है, लेस देन और इक्वल टू का निशान है। तो जहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का निशान आएगा, मतलब जहाँ पे नीचे इक्वल टू आएगा, वहाँ पे हमें कौन सा बॉल लेना है, वहाँ पे हमें ब्लैक बॉल लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ब्लैक बॉल लेके चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ब्लैक बॉल ले लिए। ठीक, ये बात समझ में आई, ये हमने यहाँ पे ब्लैक बॉल ले लिया। ठीक, और जबकि ए के केस में देखो, ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें, या तो यहाँ पे आपका इक्वल टू का निशान नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा बॉल होगा, यहाँ पे आपका व्हाइट बॉल होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग व्हाइट बॉल लेकर चलते हैं इसको। ठीक, देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ये आपका व्हाइट बॉल ले लिया। ठीक, तो इसको हमने दिखा दिया।
इधर आपका होता है क्या, माइनस इनफाइनाइट, और इधर क्या होता है, इधर आपका होता है प्लस का इनफाइनाइट। ठीक, ये चीज़ हो गई। इसको शो करते हैं। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। ठीक, तो ये मैंने नंबर लाइन खींचा। ठीक, तो नंबर लाइन खींचने के बाद यहाँ पे आपका माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे आपका प्लस इनफाइनाइट, ये यहाँ पर मान लीजिए आपका ए है। ठीक है, नीचे वाला साफ कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर ये आपका मान लीजिए ए है और यहाँ पे आपका क्या है, बी है। अब की बार बताइए, ठीक, अब की बार ये आपका ब्लैक बॉल कहाँ पे आएगा, ब्लैक बॉल ए के बगल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का निशान है। ठीक, तो यहाँ पे ब्लैक बॉल इसको दे देते हैं, और यहाँ पे कौन सा बॉल आएगा, यहाँ पे आपका वाइट बॉल आएगा। ठीक, तो देखिएगा ब्लैक बॉल कहाँ पे आ जाएगा, ब्लैक बॉल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा ब्लैक बॉल आ चुका है। ठीक, और वाइट बॉल कहाँ पे आएगा, वाइट बॉल आएगा बी के पास, क्योंकि बी के बगल में यहाँ पे कौन कैसा सीन है। ठीक, बी के बगल में हमारा इक्वल टू निशान नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा बॉल आ जाएगा, वाइट बॉल आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको यहाँ पे शो करते हैं, है ना। अच्छा, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम यहाँ पे समझ लीजिएगा। ठीक, तो अगले स्लाइड में इसका नाम वगैरह देख लेते हैं। तो इसका जो नाम है, ठीक, ये नंबर 3 है। एक ऐसा अंतराल जो ए तथा बी के बीच में शामिल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, परंतु ए और इसमें, है ना, बाईं ओर से, बाईं ओर मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से। ठीक, परंतु बाईं ओर से इसमें क्या कहते हैं कि ए सम्मिलित है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ए शामिल है। ठीक है, लेफ्ट साइड से यहाँ पे ए शामिल है, जबकि बी शामिल नहीं है। इसको ऐसे शो करेंगे, और यहाँ पे ये इसको प्रदर्शित करने का तरीका। इसी प्रकार अब की बार मान लीजिए कि यहाँ पे किसका दिया गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एक ऐसा अंतराल जो ए तथा बी के बीच सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, परंतु इसमें ए अपवर्जित है। अब की बार ए को शामिल नहीं किया गया, और बी क्या है, अंतर्विष्ट है, बी को शामिल किया गया। तो इसको हम लोग ऐसे कुछ शो करते हैं। ठीक, जो कि अभी समझाया गया। तो ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अतः ए कॉमा बी, है ना, ये आपके 4 प्रकार के इंटरवल की लंबाई क्या होती है, बी माइनस ए होती है। बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो बी में से अगर ये बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओगे, ठीक है, तो ये हमें इसके बीच की लंबाई पता चल जाएगी। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो इतनी चीज़ समझ के रखते हैं। ये चीज़ आपका चैप्टर नंबर 2 में फिर से आएगा, है ना, वहाँ पर एक बार और चर्चा करेंगे, तब ये समझ में आ जाएगी। बाकी इतना आपका इस एक्सरसाइज के लिए सफिशियंट है। ठीक, चलो अब आते हैं प्रश्नावली पे। तो ये यहाँ तक आपका बेसिक अब खत्म हो चुका। अब आएंगे प्रश्नावली पे। ठीक, ये चीज़ भी वही चीज़ दी गई, ये आपके एनसीईआरटी किताब में दिया गया है ना, इस तरीके से शामिल किया गया है। आप चाहे तो उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, बाकी सारी चीज़ें समझा दी गई। तो आते हैं एक्सरसाइज पे। तो प्रश्नावली है हमारी, ठीक है, 1.3। तो प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रिक्त स्थानों में सबसेट, है ना, मतलब ये सबसेट का निशान ना। ठीक, तो मतलब कि आपका उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है ना, को भरकर सही कथन बनाइए। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये भरना है इनमें से कि किसमें आपका उपसमुच्चय होगा और किसमें आपका उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पे 2 3 1 2 3 4 5। तो क्या कहते हैं, अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो परिभाषा मैंने क्या बताया था कि अगर सेट ए के सारे अवयव सेट बी में उपलब्ध हैं, तब हम क्या कहते हैं कि ए सबसेट होता है किसका, बी का। ठीक, ये बात समझ में आई। तो अगर हम इस समुच्चय की बात करें तो इस समुच्चय में 2 3 4 है, तो क्या ये इस समुच्चय में उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं कि 2 3 4 यहाँ पर भी है। ठीक, 2 3 4 आपका यहाँ पे पर भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बीच में किसका निशान आएगा, ठीक, तो बीच में यहाँ पे सबसेट का निशान आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप ऐसे आप भर सकते हैं। ठीक, ये मतलब कि 2 3 4 इसका उपसमुच्चय है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे बात करें तो यहाँ पे ABC लिखा है, और यहाँ पे इस सेट में देखिए आपका A नहीं है। ठीक, ए नहीं है, यहाँ पे क्या है BCD, और यहाँ पे क्या है ABC। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि ए यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो मतलब यहाँ पे किसका निशान आएगा कि उपसमुच्चय नहीं है। ठीक, तो ऐसे इसको काट देंगे इस प्रकार से। ठीक, ये बात समझ में आई। तो इसको ऐसे लिख के, ठीक, उपसमुच्चय नहीं है लिख के ऐसे काट देंगे। ठीक, इज़ नॉट द सबसेट ऑफ BCD। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक, और फिर एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ठीक, सही बात है ये यहाँ पे कि भाई जो हमारा क्लास 11th का एक स्टूडेंट होगा वो आपके स्कूल का भी तो एक स्टूडेंट होगा। तो मतलब कि ये क्या हो गया, ये हमारा हम बोल सकते हैं कि अगर हम इसको ए बोले, इसको हम बी बोले, तो क्या है यहाँ पे कि ए सबसेट निकल कर आ रहा है किसका, बी का। ठीक, तो मतलब कि ये हमारा यहाँ पे किसका निशान आएगा, यहाँ पे आपका सबसेट ये चीज़ है। तो मतलब यहाँ पे क्या भर देंगे, यहाँ पे भर देंगे सबसेट है। ठीक, तो ये यहाँ पे सबसेट का निशान आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, इसका चौथा पार्ट देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक,
और एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। तो अब जरा यहाँ पे समझो ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा गया है, पहले सेट में यहाँ पे कहा गया है समतल में स्थित एक वृत्त है। तो वृत्त कुछ भी हो सकता है ना, ठीक। मान लीजिए कि वृत्त है, ये आपका सर्किल है और इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक। 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल है, ठीक। ये बात समझ में आई। और जबकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्या कहते हैं कि एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक, जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब जरा देखो, ये 5 सेंटीमीटर वाला जो सर्किल है वो 1 सेंटीमीटर वाले में शामिल तो होगा नहीं, ठीक। तो ये चीज़ हमारा क्या है, ये चीज़ हमारा समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है, ठीक, ये दूसरे वाले का उपसमुच्चय नहीं है, ठीक, मतलब दूसरे वाले में शामिल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका उपसमुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे किसका निशान भर देंगे, यहाँ पे भर देंगे कि इज नॉट, है ना, मतलब डज नॉट इज द सबसेट ऑफ, ठीक, इसका दूसरे वाले का, ठीक। तो ये आपका उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इसको रफ कर दें पहले, है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक। फिर क्या है दूसरा, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो यहाँ पे त्रिभुज की बात की जा रही है, यहाँ पे आयत की बात की जा रही है, ठीक। दोनों अलग अलग चीज़ें। तो ये भी आपका उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि त्रिभुज जो है आयत में शामिल नहीं हो सकता, ठीक। तो इसको भी ये उपसमुच्चय नहीं है, ऐसे करके काट देंगे। इसका आंसर आप लोग एक बार आंसर शीट से मिला लीजिएगा, ठीक, क्योंकि आंसर शीट मैंने नहीं देखा है, आप लोग देख लीजिएगा, अगर कहीं पे कुछ हो तो वो चीज़ आप बता सकते हैं, ठीक। 6 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है कि किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो देखिए त्रिभुज के अंतर्गत, ठीक, जो भी आपके समतल होंगे, है ना, उसमें बहुत सारे आपके त्रिभुज होंगे, ठीक। आपका उसमें समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, ठीक, विषमबाहु होगा, और क्या कहते हैं समकोण होगा, ठीक। सारे प्रकार के त्रिभुज होंगे। तो क्या कहा जा रहा है कि किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज इसमें आपका शामिल हो सकता है, ठीक। तो मतलब कि ये क्या है, ये आपका यहाँ से बिलोंग करता है, सॉरी बिलोंग नहीं, मतलब कि ये क्या है, इसका एक सबसेट है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, ये यहाँ पे सबसेट का निशान आ जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं 7th कि एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है। समप्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हुआ कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, एक ऐसी संख्या जो सम हो और प्राकृतिक संख्या हो, ठीक। फिर दूसरा क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। अब आपको पता है कि पूर्णांक में आपका दोनों शामिल होता है, ठीक। पूर्णांक में आपका पॉजिटिव इंटीजर भी शामिल होता है, निगेटिव इंटीजर भी शामिल होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी पूर्णांक होते हैं उसमें आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि पूर्णांक के समुच्चय में ये आपका समप्राकृतिक संख्या होगा ही, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक, देखिएगा, तो ये यहाँ पे किसका निशान आ जाएगा, यहाँ पे सबसेट का निशान आ जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से हो चुका। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक। तो अगले स्लाइड में चलते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, ठीक। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिएगा, ठीक। तो जैसा कि पहले है ना, यहाँ पे हमें क्या जांच करना है, सत्य है कि असत्य है, ठीक है। ये हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला है कि a, b, ठीक है, सबसेट नहीं है, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे सबसेट नहीं है, ठीक। इज़ नॉट द सबसेट ऑफ BCA। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, ठीक। यहाँ पर b है और यहाँ पर भी b है। तो इसका मतलब क्या है कि a, b जो है ना, इसका क्या है, इसका सबसेट है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने कि सबसेट नहीं है। तो मतलब इन्होंने गलत स्टेटमेंट लिखा है ना, जबकि सबसेट होना चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक। तो पहला वाला हमारा असत्य हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे में कहा गया है कि a, e इज़ द सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है, ठीक। सही है। स्वर के अगर समुच्चय में हम लोग देखें तो स्वर के समुच्चय में क्या होता है, AEIOU, ठीक, ये आता है। और जबकि यहाँ पर देखिए A है तो यहाँ पर भी A है, E है तो यहाँ पर भी E है, ठीक। तो मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रू है, ठीक। तो ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक। अगला देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि 1, 2, 3 इज़ द सबसेट ऑफ 1, 3, 5, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है आपका। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका सबसेट नहीं होगा। और जबकि यहाँ पे क्या दिया, सबसेट है। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं कि A इज़ द सबसेट ऑफ ABC, ठीक। तो यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A है, तो मतलब ये हमारा सही है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक। 5वां देखते हैं कि
ये यहाँ पे ए दिया है और यहाँ पे दिया बिलोंग्स टू का निशान। तो अब जरा यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पर ये आपका सेट है ना, जब भी करली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट आपका आता है तो इसका मतलब ये आपको समुच्चय दिया गया है, ठीक। तो समुच्चय किसी भी क्या कहते हैं कि समुच्चय से बिलोंग नहीं करता, उसका वो सबसेट होता है, ठीक, उप समुच्चय होता है। और यहाँ पे किसका निशान दिया गया, यहाँ पे आपका बिलोंग्स टू का निशान दिया गया है। तो अगर यहाँ पर ऐसा दिया होता तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता, या फिर ऐसा ना दे करके अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसा दिया होता है कि ए बिलोंग्स टू, आपका लिखा होता है ABC, ठीक, तब भी ये स्टेटमेंट आपका सही होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे करली ब्रैकेट में लिखा है और यहाँ पे बिलोंग्स टू का निशान क्या कहते हैं दिया गया, ठीक, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो मतलब ये हमारा गलत हो गया, ठीक। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 है कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक, 6 से कम हो और सम प्राकृतिक संख्या हो। तो इसके अगर हम समुच्चय की बात करें तो 6 से कम और सम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 2 और 4। अब आप देख सकते हैं कि 6 से कम है, सम है और प्राकृतिक संख्या है, ठीक। फिर दूसरा सेट क्या है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो यहाँ से समुच्चय बनाते हैं सबसे पहले इसका। तो एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं 36 को विभाजित करती है, ठीक, 36 को काटती है। तो देखो 36 को मतलब कौन कौन विभाजित कर सकता है, सबसे पहले 1 2 से भी कट जाएगा, 3 से, 4 से, है ना। इसके बाद किससे, इसके बाद 6 से कटेगा, इसके बाद 9 से भी कटेगा, इसके बाद 12 से भी कटेगा, इसके बाद 18 से भी कटेगा और इसके बाद खुद 36 से कट जाएगा, ठीक। तो ये वो संख्याएं हैं जो कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो कि क्या है 36 से डिविजिबल है, मतलब 36 को ये काट रही हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पर आपका दिया 2,4, 2 और 4। तो इस सेट में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका 2 भी उपलब्ध है और 4 भी उपलब्ध है। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 2,4 इज़ द सबसेट ऑफ इस सेट का, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिया गया है स्टेटमेंट, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है ये सबसेट का निशान देखिए दिया गया है। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ट्रू, ठीक। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया, ठीक। ये बात समझ में आई। तो मतलब कि पहला, तीसरा और पाँचवा आपका गलत है, बाकी क्या है, बाकी सही है, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि मान लीजिए कि a बराबर आपको दिया है 1,2, इसके अंदर फिर से एक सेट दिया गया, ठीक, 3,4 और फिर क्या दिया है 5 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, ठीक। आपको रीज़न भी बताना है। तो रीज़न चाहे लिख लीजिएगा या फिर रीज़न ऐसे समझ लो आप, ठीक है। खाली यहाँ पे सही नहीं है, मतलब कि सही और गलत यहाँ पे बताना है, ठीक। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करना है। तो देखिए 3,4, ठीक, इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो क्या 3,4 ए का सबसेट है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपका 3,4 है, ठीक है, ये यहाँ पर ये सबसेट का निशान तो दिया गया है, लेकिन ये कब सही होता, ठीक। ये आपका तब सही होता मान लीजिए कि ए बराबर आपको कुछ ऐसा दिया होता, ठीक। ए बराबर सेट आपको दिया होता है 1 2 3 4 और 5, ठीक। कुछ इस प्रकार से समुच्चय आपको दिया होता, ठीक। तब तो हम बोलते क्या कि ये जो 3 और 4 है ये इस प्रकार से उपलब्ध है और ये इसका क्या है, उपसमुच्चय है। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन में दिया गया ये 3,4, ये 3,4 खुद ही एक सेट है ना। तो अगर जैसे यहाँ पे डबल करली ब्रैकेट होता, ठीक, इस प्रकार से आपका डबल करली ब्रैकेट होता, तब ये क्या होता, ये हमारा सत्य होता, ठीक। तो डबल करली ब्रैकेट तो यहाँ पे है नहीं। तो ये 3,4 क्या है, 3,4 अगर मान लीजिए ये कुछ ऐसा लिखा होता, ठीक, 3,4 इसका एक अवयव होता, ठीक, बिलोंग्स टू ए। तो ये वाला दूसरा वाला तो सही होता, लेकिन पहला वाला क्या है, पहला वाला आपका गलत है। तो पहला स्टेटमेंट ये क्या होगा, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3,4 है ना, यहाँ पर आपको दिया 3,4 और बिलोंग्स टू किसके दिया है, बिलोंग्स टू आपका ए के दिया है। तो देखिए अभी मैंने ये बताया कि ये जो 3,4 है, ठीक, ये 3,4 क्या है, खुद ही एक अपने आप में एक सेट है, ठीक। अगर हम यहाँ पे इसको देखें ध्यान से तो ये जो 3,4 दिया है, ठीक, ये हमें किस में दिया, करली ब्रैकेट में दिया है। तो करली ब्रैकेट में दिया है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये 3,4 इसका क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक। तो मतलब कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो अब देखो, हाँ, अब की बार ये सही लिखा है, ठीक, कि ये आपका डबल करली ब्रैकेट में लिखा है और अब की बार ये क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। क्योंकि देखो 3,4 अभी इसका क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये करली ब्रैकेट के अंदर दिया है। और जब इसको आप डबल करली ब्रैकेट में रखोगे, ठीक, तब ये क्या बन जाएगा, तब इसका एक उपसमुच्चय बन जाएगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। तो 1 देखिए आपका सेट ए में आपका बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ हमारा सही है, तो ये भी हमारा सही हो गया, ठीक। चौथा नंबर भी। नंबर 5 की अगर आप बात करें तो 1 इज़ द सबसेट ऑफ है, ठीक, ये गलत है
क्योंकि अगर 1 यहाँ पे करली ब्रेकेट में लिखा होता है, ठीक इस प्रकार से लिखा होता है करली ब्रेकेट 1 इज द सबसेट ऑफ ए, तब ये स्टेटमेंट आपका सही होता है। लेकिन यहाँ पे करली ब्रेकेट तो नहीं है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो पाँचवा हमारा क्या हो गया, पाँचवा हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक, अगला देखते हैं नंबर 6। तो नंबर 6 में आपका दिया कि 1 2 5 ठीक इज द सबसेट ऑफ ए। देखिए यहाँ पे 1 2 और 5 ये क्या है, ए का सबसेट है, ये भी एकदम सही है, करली ब्रेकेट में लिखा है और सही से लिखा है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो गया, छठवां सही हो गया। सातवां 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। तो अब जरा देखो, ये करली ब्रेकेट इसको नहीं देना चाहिए था, करली ब्रेकेट इसने दे दिया, तो मतलब ये क्या है कि ये समझ लीजिए इसका सबसेट है, ठीक इससे बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सातवां स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर 8। ठीक, तो 8वें क्वेश्चन में बात करें तो 1 2 और 3, तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है और 3 इसके अंदर है। ठीक, 3 क्या है, ये खुद आपका एक समुच्चय के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका संभव नहीं होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक, अगला 5 बिलोंग्स टू ए, है ना, तो 5 जो है, देखिए 5 क्या है कि 5 किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक, तो ये इससे बिलोंग नहीं करता। ठीक, अगर यहाँ पे आपका उप समुच्चय का निशान लगा होता तब ये क्या होता, तब ये सही होता, तो मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। हाँ, ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक, क्योंकि 5 क्या है, 5 ए समुच्चय ए का उप समुच्चय होता है। ठीक, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक, करली ब्रेकेट 5, करली ब्रेकेट 5 यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये आपका सिंगलटन सेट बन गया। ठीक, और ये इसका अवयव नहीं है, तो मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, तो देखिए कौन कौन सा कथन सही नहीं है आपका 1, ठीक, और यहाँ पे आपका 5, इसके बाद 7, इसके बाद 8, इसके बाद 9 और इसके बाद 11। ठीक, तो ये इतने स्टेटमेंट हमारे क्या है, ये हमारे रॉन्ग है। ठीक, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन उधर ही पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी के उप समुच्चय लिखिए। ठीक, ये बच्चों वाला प्रश्न है, तो ये चीज़ आप लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर अपने आप से कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या लिखना है कि सभी समुच्चयों के उप समुच्चय लिखना है। तो ए के उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, ए और 5। ठीक, तो इसके अगर हम उप समुच्चय की बात करें तो ए होगा, ठीक है, और कौन होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपसे उप समुच्चय पूछा गया, तो उप समुच्चय पूछा गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपको करली ब्रैकेट में नहीं लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे इसका उप समुच्चय क्या हो जाएगा, ए हो गया और 5 हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ये आपका खुद ए, यहाँ पे करली ब्रैकेट में, मतलब कि बाद में मत लिखिएगा। ठीक, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो ये करली ब्रैकेट ए और 5, ये इसका उप समुच्चय हो गया। बी के अगर उप समुच्चय की बात करें, ठीक, तो बी के उप समुच्चय में आप देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो गया आपका खुद आपका ए, ठीक, और इसके बाद ठीक ये यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, इसके बाद ये बी, ठीक, इसके बाद खुद आपका ए बी, और लास्ट में कौन, लास्ट में आपका 5, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, 1 2 3 की बात करें तो 1 2 3 का उप समुच्चय क्या होगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, तो आपका ये 1 हो गया, ठीक है, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारा 2 2 को लेकर चलो, 1 2 है ना, 1 ये आपका 2, और फिर इसके बाद 2 3 है ना, 1 2, और इसके बाद आपका 2 3, फिर इसके बाद 1 3, ठीक, 1 3, और इसके बाद तीनों 1 2 3, और लास्ट में कितना, 5। तो गिनो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, 8 हो गए, और क्योंकि 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 मतलब 8 एलिमेंट ही हो गए, तो इसका उप समुच्चय हो गया। ठीक, 5 का उप समुच्चय क्या होगा। ठीक, तो अब जरा देखो 5 जो है यहाँ पे, है ना, खुद अपने आप में क्या है, समझ लीजिए कि आपका एम्प्टी सेट दिया गया है। ठीक, तो अगर हम इसके उप समुच्चय की बात करें तो जो 5 का उप समुच्चय होगा, क्योंकि 5 क्या है, अपने आप में एक एम्प्टी सेट है। ठीक, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका उप समुच्चय क्या होगा, स्वयं 5 ही होगा। ठीक, तो 5 क्या होगा, इसका उप समुच्चय होगा। ठीक, तो समझे आप, है ना, तो इसको कायदे से लिख लीजिएगा। तो जैसे पहले का, ठीक, उप समुच्चय क्या है, ए और 5, दूसरे का उप समुच्चय क्या है, ए बी और 5। ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार तीसरे का, और जो चौथा है हमारा 5, इसका उप समुच्चय क्या होगा, स्वयं 5 होगा। इसको करली ब्रैकेट में ऐसे मत लिखना, ठीक, क्योंकि उप समुच्चय को जो 5 वाला होता है, ठीक, इसको हम लोग करली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। अंतराल के रूप में क्या, अभी अभी जो हमने सीखा, इंटरवल के रूप में इसको लिखना है। ठीक, कि आपका कौन सा इंटरवल आएगा। तो अब जरा देखो ध्यान से, लिखने का तरीका मैंने आपको समझाया था कि हमें किससे देखना है, हमें ये खाली देखना है कि नीचे कहाँ पर इक्वल टू लगा है और कहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा है। ठीक, तो इस चीज़ को हमें ध्यान पे देना है। तो अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें, ठीक,
तो ये तीसरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, ठीक। इसको मैं यहाँ पर ऐसे करके थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, आप लोग इसको क्या कहते हैं वीडियो रोक के ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, ठीक। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे देखना ध्यान से। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो जैसे चौथा क्वेश्चन है, ठीक, चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें खाली इंटरवल के रूप में इसको लिखना है। तो अब जरा देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पर जो इक्वल टू का निशान है ये आपका 3 पर भी है और 4 पर भी है। तो इसका मतलब जब इक्वल टू आएगा तो ये कौन से ब्रैकेट में आएगा, ये हमारा आएगा क्लोज्ड इंटरवल में। तो मतलब ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया क्लोज्ड इंटरवल 3,4, ठीक। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो नंबर 2 में हमारा क्या है कि कहीं पर भी हमारा क्लोज इंटरवल नहीं है। तो मतलब ये किस में दिया है, ये आपका ओपन इंटरवल में दिया है। तो ओपन इंटरवल -12 और यहाँ पे कितना -10, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन की बात करें, ठीक, तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। पहले क्वेश्चन में आपका दिया -4 और 6, और 6 के यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन और इक्वल टू का निशान लगा है। तो जहाँ पर इक्वल टू लगा है वहाँ पे आपका क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। तो मतलब कि -4 पे आपका ओपन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, और 6 पर आपका क्या हो जाएगा क्लोज्ड। तो -4 और -6, ठीक, और यहाँ पे क्या होगा क्लोज्ड इंटरवल होगा। इसमें देखो, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि 0 पर आपका क्लोज्ड इंटरवल है और 7 पे आपका ओपन इंटरवल है, ठीक। तो मतलब 0 को हमें शामिल करना है और 7 को शामिल नहीं करना। तो मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 0,7, 7 पे आपका ओपन ब्रैकेट, ठीक, इस प्रकार से। तो ये रहेगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्या है, अगला इसी का उल्टा क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय के निर्माण रूप में लिखे। समुच्चय निर्माण मतलब ये जो ऊपर आपका ऐसे लिखा है, ठीक, इस रूप में आपको लिखना है। तो एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चन को उठाते हैं, ठीक, और इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग देखते रहिएगा यहाँ पे ध्यान से। तो जैसे यहाँ पर आपका दिया है, ठीक है, तो 7th का फर्स्ट, ठीक, तो 7th के फर्स्ट में अगर हम बात करें, ठीक, 7th का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे। तो इसमें क्या कहा गया, -3,0। तो -3,0 तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, इसके बाद कॉमा, ठीक, यहाँ पे कॉमा का निशान। अब यहाँ पर देखो x जो है, ठीक, यहाँ पे x लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कैसा इंटरवल देखने को मिल रहा है, ओपन इंटरवल देखने को मिल रहा है, इसलिए कहीं पर भी आपका इक्वल टू का निशान नहीं लगेगा। तो मतलब यहाँ पे आपको लिखना है -3, ठीक है, लेस देन x लेस देन कितना 0, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक। ये बात समझ में, इस तरीके से हमें लिखना है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल में दिया है। तो क्लोज्ड इंटरवल में कैसे लिखेंगे, ठीक, तो क्लोज्ड इंटरवल में लिखने का तरीका क्या होगा, ठीक, इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक, यहाँ पे कॉमा का निशान। अब यहाँ पे फिर क्या है, देखो 6 है, लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 12। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्लोज ब्रैकेट देख रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे इक्वल टू का निशान लग गया, ठीक। तीसरे में बात करें तो 12 पे आपका क्या है, क्लोज्ड है, और 6 पे क्या है, ओपन है। तो मतलब अब की बार क्या करना है, ठीक, तो अब की बार यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में, ठीक, देखिएगा यहाँ पे। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसको लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा, जो x की वैल्यू है, ठीक है, तो 6 पर आपका ओपन ब्रैकेट, 6 है ना, लेस देन x, और ये क्या है, x लेस देन और इक्वल टू किसके, 12 के, और यहाँ पे किसका निशान आ जाएगा, इक्वल टू का निशान आएगा, और ये आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक। चौथे क्वेश्चन में क्या है, चौथे क्वेश्चन में आपका दिया है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना दिया, -23,5। तो -23,5 को कैसे लिखोगे, 23 पे आपका -23 पे क्लोज्ड ब्रैकेट होगा। तो मतलब कि ये आपका है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा, यहाँ पर -23 और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ठीक, किसके, x के। ये बात समझ में ही, इक्वल टू निशान, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ओपन ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू लगा, और लेस देन किसके, 5 के, ठीक। तो ये रहेगा इसका आंसर, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, ठीक। कौन सा मतलब सार्वत्रिक समुच्चय हमें बताना है। तो देखिए, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, दो कंडीशन हमें दी गई हैं। तो हमें एक ऐसा सार्वत्रिक समुच्चय बनाना है कि जो इन दोनों को शामिल कर दे। तो अब जरा ये बताओ कि एक ऐसा समुच्चय आपको बताना है कि जिसमें आपका समकोण त्रिभुज भी हो और समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो, ठीक। तो ऐसा क्या होगा, ऐसा आपका एक ही होगा कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक। तो अगर हम ये यूनिवर्सल सेट ले लें, ठीक, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ले लें, तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि आपकी सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। मतलब उसमें आपके समकोण भी शामिल हो जाएंगे और समद्विबाहु त्रिभुज भी आपका शामिल हो जाएगा।
ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, तो इसमें लिखेंगे यूनिवर्सल सेट, है ना, यू बराबर आपको लिखना है, ठीक, क्या लिखना है कि समस्त, है ना, इसको आप ऐसे लिखिएगा, ठीक, यू बराबर आपको लिखिएगा समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक, समस्त त्रिभुजों का, ठीक, त्रिभुजों, है ना, ये त्रिभुजों है ना, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन में दिया है कि ए बराबर 1 3 5, ठीक है, बी बराबर 2 4 6 और सी बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त हैं, ठीक है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, ठीक। सार्वत्रिक समुच्चय क्या हुआ कि जिसमें आपका ये शामिल हो, ये शामिल हो और ये शामिल हो, ठीक, सब शामिल हो। तो अगर हम बात करें तो फाई तो आपका होगा नहीं, ठीक, क्योंकि फाई तो खुद है अपने आप में खाली है ना, तो जो खाली इंसान है वो दूसरे को क्या लाएगा साथ में, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि ये आपका सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक। अगला देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इसमें देखो, है ना, ये खाली 6 तक गिनती है, जबकि यहाँ पे 8 भी है, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा, ठीक। तो तीसरा भी एलिमिनेट हो गया, ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो बचेगा कौन, बचेगा सिर्फ ऑप्शन नंबर 3, ठीक। तो तीसरे में देखिए आप 0 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं, तो जिसमें आपका ये और ये सभी सम्मिलित हैं, तो मतलब कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा आपका, ये वाला थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी खत्म हुई, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगली जो क्लास होगी, ठीक है, उसमें हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, उसमें हम लोग वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब समझ लीजिए कि अब हम लोग सेट के समुच्चय के एकदम मेन पोर्शन में पहुंचे हैं, ठीक। ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत सारी चीज़ आपकी क्लियर करेगी। सबसे लास्ट में एक आपका चैप्टर आता है, ठीक, जिसका नाम प्रायिकता होता है, और वो जो प्रायिकता का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल कर आता है, ठीक। तो जिसका अगर वेन डायग्राम सही होगा, प्रायिकता अपने आप में काफ़ी हद तक उसकी सही हो जाती है, ठीक। ये बात समझ में आई। तो वेन डायग्राम हम लोग कल इसको समझेंगे, ठीक, कल के क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग इतना तैयार करके रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। बाकी सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।